नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। आर्थिक हालात बताएंगे डिप्टी सीएम। श्वेत पत्र जारी करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन। हिमाचल सरकार की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसका हाल उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बताएंगे। राज्य सरकार ने मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। इसमें 2 अन्य कैबिनेट मंत्री भी हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सब कमेटी की चेयरमैन होगी, जबकि कृषि मंत्री चंद्र कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री अनुराग सिंह कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य होंगे। वित्त सचिव को इस कैबिनेट सब कमेटी का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना में कैबिनेट सब कमेटी के लिए टर्म ऑफ रेफरेंसेस नहीं बताए गए हैं, इसलिए उप मुख्यमंत्री को यह खुद तय करना होगा कि वित्तीय स्थिति पर व्हाइट पेपर किस अवधि का और किन बिंदुओं के आधार पर बनाना है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने चुनाव पूर्व वादा किया था कि राज्य के वित्तीय हालात पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, ताकि पूर्व सरकार के दौरान किए गए फैसलों का प्रभाव भी बताया जा सके। बैजनाथ पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, बोले होली उतराला सड़क निर्माण सरकार की प्राथमिकता। प्रदेश सरकार में खेल एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऐतिहासिक शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर शिव मंदिर ट्रस्ट के सहायक आयुक्त एसडीएम देवी सिंह ठाकुर ने उन्हें शिव मंदिर का चित्र भेंट किया। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बैजनाथ को जनजातीय क्षेत्र होली चंबा सड़क मार्ग से जोड़ना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उतराला होली निर्माणाधीन सड़क का 1 महीने के भीतर दौरा किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि हाल ही में इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई बैठक में इस सड़क की चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि होली चंबा को बैजनाथ से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार धन उपलब्ध करवाएगी, साथ ही केंद्र सरकार से भी मदद ली जाएगी। ओपीएस बहाली के लिए धर्मशाला में आभार रैली। पुलिस ग्राउंड में जुटे प्रदेश भर से आए कर्मचारी। नई पेंशन स्कीम्स कर्मचारी महासंघ ने धर्मशाला में होने वाली आभार रैली में कर्मचारियों की महाभीड़ देखने को मिल रही है। प्रदेश भर में हजारों कर्मचारी रैली में भाग लेने के लिए धर्मशाला पहुंचे हैं। एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर का कहना है कि धर्मशाला में होने वाली आभार रैली में प्रदेश भर के हर जिले में कर्मचारी इस रैली में भाग ले रहे हैं। इस दौरान कर्मचारी ढोल नगाड़ों सहित लोकगीतों में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, धर्मशाला के पुलिस मैदान में होने वाली इस आभार रैली में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों के पहुंचने का कार्यक्रम है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के ओल्ड पेंशन बहाली के ऐतिहासिक निर्णय से प्रदेश के 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचा है। सरकार के निर्णय से लाभान्वित सभी कर्मचारियों का एक स्वर में कहना है कि यह आभार रैली मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का धन्यवाद जताने के लिए आयोजित की जा रही है। सरकार की ओपीएस बहाली के निर्णय ने उनका वर्तमान और भविष्य सुरक्षित कर दिया है। धर्मशाला में जल्द शुरू होगा सीयू का काम। कृष्ण कपूर बोले, पर्यावरण मंत्रालय ने निर्माण को दी मंजूरी। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति द्वारा धर्मशाला के जदरांगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के उत्तरीय परिसर के प्रथम चरण के निर्माण हेतु 57.10 हेक्टेयर वन भूमि के प्रयोग की अनुमति प्रदान की है। इससे धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण की राह प्रशस्त होगी। कांगड़ा चंबा के लोकसभा सदस्य कृष्ण कपूर ने 1 दशक से लंबित इस मामले पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय पर प्रसन्नता जताते हुए आशा व्यक्त की है कि शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। श्री कपूर ने कहा कि पिछले संसद सत्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण का मामला उन्होंने संसद में प्रश्नकाल के दौरान उठाया था। इसके अतिरिक्त वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से भी संबंध में मिले थे। उन्हें प्रसन्नता है कि उनके प्रयासों ने रंग लाया है और अब धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थायी तौर पर स्थापित होने जा रहा है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गहन विचार विमर्श के पश्चात नए प्रस्ताव के तहत 57.10 हेक्टेयर वन भूमि के प्रयोग की अनुमति दी है। इस प्रस्ताव में वन वृक्षों का कटान भी कम होगा और हरित क्षेत्र को बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही धर्मशाला के जदरांगल में भी निर्माण कार्य शुरू करवाकर क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में कम छात्रों वाले 90 अपग्रेडेड स्कूल बंद। शिक्षा सचिव ने जारी किए डिनोटिफिकेशन के आदेश। पूर्व जयराम सरकार के दौरान आखिरी साल में अपडेट किए गए स्कूलों में से जिन स्कूलों में एडमिशन बहुत कम थे उन्हें डिनोटिफाई कर दिया गया है। शनिवार को शिक्षा सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन की ओर से जारी आदेशों के में कुल 90 स्कूल डिनोटिफाई किए हैं। इनमें मिडिल हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं।
नई बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सिराज विधानसभा क्षेत्र के करीब 23 स्कूल डिनोटिफाइड हुए हैं। प्रदेश सरकार ने कम संख्या वाले 90 स्कूलों को डिनोटिफाई कर दिया है। बंद हुए स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट का आंकड़ा 31 मार्च तक का लिया गया है। इन स्कूलों को एडमिशन के लिए अतिरिक्त समय राज्य सरकार ने दिया था। इससे पहले भी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का सरकार फैसला ले चुकी है, लेकिन शिक्षक संगठनों की मांग पर फिलहाल प्रदेश सरकार ने इस फैसले को रोक दिया है। दरअसल शिक्षकों का कहना था कि समर क्लोजिंग स्कूलों में एडमिशन के चलते फिलहाल सरकार स्कूलों के एनरोलमेंट को देखी और उसके बाद ही स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया। ऐसे में कम संख्या वाले स्कूलों को लेकर यह फैसला किया गया है। इसमें बच्चों की संख्या मिडिल स्कूल में 15, हाई स्कूल में 20 और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 25 से कम थी। दरअसल प्रदेश सरकार ने एनरोलमेंट का क्राइटेरिया फिक्स किया है। इसमें मिडिल स्कूल के लिए बच्चों की संख्या 15, हाई स्कूल के लिए 20 और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए संख्या 25 तय की गई है। इन स्कूलों में बच्चों की संख्या इस आंकड़े से कम पाई गई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सराज विधानसभा क्षेत्र के ही 20 स्कूल हैं जिन्हें बंद कर दिया गया। गौर रही कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनावी साल में स्कूल खोले थे जिन्हें 1 अप्रैल के बाद खोला गया था। इससे पहले प्रदेश सरकार 285 प्राइमरी स्कूलों को बंद कर चुकी है। सरकार के अनुसार पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव की मंशा से स्कूल खोले थे, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया। केवल राजनीतिक मंशा से स्कूल खोले गए जहाँ बच्चों की संख्या बेहद कम थी। इसी के चलते इन स्कूलों को बंद किया गया है। एनपीए पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे प्रदेश के डॉक्टर। स्वास्थ्य मंत्री से मीटिंग में नहीं बनी बात। हिमाचल सरकार द्वारा नई भर्तियों में डॉक्टरों के लिए एनपीए करने के बाद सभी डॉक्टरों ने सख्त रवैया अपना लिया है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शार्दुल के साथ एनपीए बहाल करने को लेकर बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राणा व महासचिव विकास ठाकुर के अलावा अन्य पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने एनपीए के मसले को कैबिनेट और मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करने का आश्वासन दिया, लेकिन उनके इस आश्वासन के बाद भी डॉक्टर नहीं माने। ऐसे में मंत्री के साथ हुई वार्ता विफल रही। हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर एसोसिएशन के महासचिव विकास ठाकुर ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ एनपीए को लेकर उनकी बैठक हुई थी। मंत्री की उनकी मांगों के प्रति सहानुभूति है, लेकिन उन्होंने एनपीए को दोबारा बहाल करने का कोई आश्वासन नहीं दिया है। ऐसे में डॉक्टरों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि सोमवार से सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे पेन डाउन स्ट्राइक की जाएगी। एक सप्ताह बाद हड़ताल का समय बढ़ा दिया जाएगा। डेंटल डॉक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमलजीत ठाकुर ने बताया कि डेंटल डॉक्टर्स मेडिकल अफसर एसोसिएशन व आयुष डॉक्टर एसोसिएशन ने एक संयुक्त मंच का निर्माण कर दिया है। वेटनरी डॉक्टर रविवार को इस मामले में फैसला लेंगे। स्कूल ने अपनाई जापानी तकनीक। फिंगरप्रिंट्स बताएंगे आपका बच्चा कितना काबिल है। अब फिंगरप्रिंट से बच्चे के व्यवहार, व्यक्तित्व, कार्यकुशलता के साथ बौद्धिक क्षमता का विश्लेषण होगा। रिपोर्ट बताएगी कि बच्चे का IQ लेवल कैसा है, किस फील्ड में वो अपना भविष्य बना सकता है, उसकी सीखने की क्षमता कैसी है, किस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है। इससे बच्चे में अपने अभिभावकों प्राप्त हुई बुद्धि लब्धि की प्रतिशतता का भी आसानी से पता चल पाएगा। ये सारी रिपोर्ट चंद मिनटों में हाथ में होगी। दरअसल सिरमौर की हाई स्कूल औरंगाबाद में एक तकनीक का सफल इस्तेमाल हुआ है। यह प्रदेश का ऐसा पहला सरकारी स्कूल है जिसमें जापान की तकनीक को अपनाया गया है। इसका नाम ब्रेन बुक दिया गया है। डर्मेटोग्लिफिक्स यानी DMIT सॉफ्टवेयर से स्कूल में अब तक 3 बच्चों और 2 शिक्षकों के टेस्ट किए गए हैं। इनकी रिपोर्ट के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से भी बातचीत की गई, जिसमें ये टेस्ट खरा उतरा। अब तक किसी भी सरकारी स्कूल में इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस तकनीक को जापान के स्कूलों में अपनाया गया है। इस स्कूल के मुख्याध्यापक संजीव अत्री को भी एक बार जापान जाने का मौका मिला, जहां उन्होंने इस तकनीक के बारे में जाना। अब उन्होंने इस तकनीक का अपने स्कूलों में सफल प्रयोग किया है। मुख्याध्यापक संजीव अत्री ने बताया कि इस विधि में विद्यार्थी के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, जिनके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से विश्लेषण कर डर्मेटोलॉजी फिजिक्स रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड ITI बहुतकनीकी संस्थानों की परीक्षाएं भी CCTV की निगरानी में होंगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के बाद अब तकनीकी शिक्षा बोर्ड भी अपनी सभी परीक्षाएं CCTV कैमरों की निगरानी में करवाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में चल रहे बहुतकनीकी संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में बोर्ड की ओर से CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इन शिक्षण संस्थानों में लगने वाले इन CCTV कैमरों का खर्चा भी तकनीकी शिक्षा बोर्ड ही उठाएगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में परीक्षाओं के दौरान होने वाली नकल को रोकने के लिए कदमताल शुरू कर दी है। वहीं प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव RK शर्मा ने बताया कि बोर्ड की
58वीं बैठक और वित्त समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई परीक्षाओं को भी तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आयोजित करवाया है। उन्होंने बताया कि बोर्ड का प्रयास है कि अब सभी परीक्षाएं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ही करवाई जाएं। संस्थानों को 3 सीसीटीवी कैमरे बोर्ड प्रबंधन की ओर से मुहैया करवाए जाएंगे, जबकि वित्त की स्वीकृति प्रदान होने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं निदेशक तकनीकी शिक्षा की ओर से पूरी की जाएंगी। उन्होंने बताया कि तकनीकी शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी तकनीकी शिक्षा बोर्ड मुख्यालय धर्मशाला से भी की जाएगी। डीएलएड की प्रवेश परीक्षा के लिए 2408 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आधे अधूरे भरे 2408 आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया है। यह फार्म 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2023-25 के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 के लिए मांगे थे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 27 अप्रैल से 20 मई तक विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। इन परीक्षा का संचालन प्रदेश भर में स्थापित परीक्षा केंद्रों में 10 जून को होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रवेश परीक्षा के लिए बोर्ड के पास 15,618 अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2408 अभ्यर्थियों ने अपने अधूरे फॉर्म भरे हैं और फीस भी जमा नहीं करवाई है। इन आवेदन पत्रों को निर्धारित तिथि तक फीस जमा न करवाने पर बोर्ड प्रबंधन ने रद्द कर दिया है। रद्द किए गए फार्मों की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। साइबर ठगों के निशाने पर पेंशनर्स, शिमला साइबर सेल ने पेंशन धारकों के लिए जारी की एडवाइजरी। सावधान, साइबर ठग पेंशन धारकों को झांसे में फंसाकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। साइबर ठग खुद को बैंक कर्मी बताकर पेंशन धारकों से बैंक संबंधी जानकारी पूछ रहे हैं। इस तरह के झांसे में फंसाकर शातिर पेंशन धारकों के बैंक खातों से राशि उड़ा रहे हैं। प्रदेश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। शातिर साइबर ठगी के लिए आए दिन नए नए हथकंडे अपनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शातिर अलग अलग तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। शातिर लॉटरी इनाम, एटीएम ब्लॉक होना, बैंक खाता वेरिफिकेशन कराने जैसी बातों में फंसाकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शातिर लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर बैंक खातों से पैसा उड़ा रहे हैं। बैंक, आरबीआई, इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी बनकर डेबिट, क्रेडिट कार्ड, आधार और पैन कार्ड की डिटेल लेकर शातिर लोगों को चूना लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक खाते से जुड़ी जानकारी साझा न करें। बैंक खाते से जुड़ी ठगी के लिए साइबर क्रिमिनल आपके बैंक खाते और एटीएम से जुड़ी जरूरी जानकारियों के सहारे होते हैं। एडिशनल एसपी साइबर क्राइम भूपेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर क्राइम के मामलों में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। एएसपी भूपेंद्र सिंह नेगी पेंशन धारकों के लिए सावधानी बरतने के लिए कहा है। एएसपी ने कहा कि पेंशन धारक स्वयं बैंक में जाकर एसएमएस अलर्ट को चालू करवाएं। सभी पेंशन धारक अलर्ट रहे कि यदि उन्हें किसी अनजान नंबर से फ़ोन आए तो उसके साथ अपनी कोई भी गोपनीय जानकारी जैसे कि एटीएम कार्ड, पिन, पासवर्ड और ओटीपी आदि शेयर ना करें। साथ ही अपने बैंक खाते की पासबुक को भी पेंशन धारक समय समय पर अपडेट करते रहें। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें